जय हिंद साथियों। यह वीडियो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा का जो यूनिट 9 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उसका ये चैप्टर नंबर 6 है। जो परीक्षा धाम बुक द्वितीय संस्करण हम देख रहे हैं, ये उसका सेकंड एडिशन का 6वां चैप्टर है। इंडेक्स में आप देखेंगे तो ये 6वें नंबर पर है, साइबर सिक्योरिटी, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। साइबर सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जो एमसीक्यू हैं, वो हम अगले वीडियो में लगाएंगे। अर्थात एमसीक्यू के लिए तो अलग से सीरीज आनी है। तो जैसे ही थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है, और थ्योरी पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको थ्योरी पोर्शन का एक बार रिवीजन करना है और फिर एमसीक्यू लगाने के लिए तैयार रहना है। जैसे ही एमसीक्यू सीरीज आती है, उसके वीडियो देखते जाने हैं। साथ ही इसका कंपाइलेशन वीडियो, जितने भी टॉपिक है ना, सबका कंपाइलेशन वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आपको देख लेना है, ताकि उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। जैसे क्या होता है, किसी सिस्टम में अवैध तरीके से घुस के उस डाटा को एक्सेस करना ही क्या कहलाता है, एक्सेस को रोकना। उसको डाटा को अवैध तरीके से कोई घुसे, अनऑथराइज तरीके से कोई घुसे और उसमें प्रवेश करे और उस डाटा को एक्सेस करे, उसको रोकना ही साइबर सिक्योरिटी है। और साथ ही साइबर सिक्योरिटी में यह भी शामिल होता है कि कैसे डाटा को बचाया जाए, हैकिंग को रोका जाए, मॉलवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, है ना, इन सब से कैसे इनसे बचा जाए, इसी को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो एक प्रकार की साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क की मॉनिटरिंग होती है, इसके लिए आवश्यक होता है। हम सीधे आते हैं साइबर सिक्योरिटी के जो घटक होते हैं। साइबर सिक्योरिटी के घटक में गोपनीयता, उपलब्धता, प्रमाणीकरण, सत्यनिष्ठा, गैर परित्याग एवं एक्सेस कंट्रोल शामिल है। ये सभी चीजें इसमें क्या है, शामिल हैं। गोपनीयता जो है, वो नेटवर्क सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। नेटवर्क सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों को ही अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नाम से जाना जाता है। साइबर सिक्योरिटी ही नेटवर्क सुरक्षा है ना, तो इसको आपको अलग से नहीं लेना है कि अलग से ये। इसके अनुसार क्या होता है, डाटा को अनाधिकृत एक्सेस से बचाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, गोपनीयता। उपलब्धता में क्या होता है, उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग केवल ऑथराइज यूजर ही कर सकता है, इसके निर्धारण को तय करना ही उपलब्धता है। और प्रमाणीकरण में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है ना, प्रमाणीकरण में जो पार्टी है, जो व्यक्ति है, उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो अनऑथराइज पर्सन हो जो उसको एक्सेस कर रहा हो। इसको इसके लिए क्या है, सबसे अच्छा चीज कि आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है। जिसके पास आईडी और पासवर्ड होगी ना, वही डाटा को एक्सेस कर सकेगा, नेटवर्क को एक्सेस कर सकेगा। सीधा सा समझो, नेटवर्क सिक्योरिटी में सत्यनिष्ठा से तात्पर्य होता है कि जो भी डाटा आदान प्रदान किया जा रहा है ना, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो रिसीवर है और सेंडर है, उन दोनों के बीच जो डाटा भेजा गया है एक दूसरे के द्वारा, उसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शेयर की गई जानकारी जो है वो शुद्ध और सटीक होनी चाहिए, उसी को कहते हैं सत्यनिष्ठा। गैर परित्याग क्या कहलाता है, मैसेज को सेंड करने वाला ओरिजिनल यूजर कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से इनकार ना करे, इसको क्या कहते हैं, गैर परित्याग कहते हैं। एक्सेस कंट्रोल, कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस कर रहा है और कर सकता है, इसका निर्धारण एक्सेस कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से खतरे हैं साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख। तो ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं ऊपर एक साथ 19 उनको नीचे दिया गया है, उन्हीं को हम देखते हैं, सीधे उन्हीं पर आते हैं, क्योंकि उससे हमारा समय भी बचेगा, हमें वही पढ़ना है। तो पहला जो खतरा है साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो है मालवेयर। ये बहुत बड़ा खतरा है। मालवेयर क्या होते हैं, देखो, मालवेयर उन प्रोग्रामों का समूह होता है जिनका कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। जिसमें कौन कौन आते हैं, वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रूट किट और ट्रोजन आदि मिलकर क्या बनते हैं, मॉलवेयर के उदाहरण है ये। तो जो वायरस होता है ना, वह भी किसका उदाहरण है, वह भी मॉलवेयर का उदाहरण है। साइबर बुलिंग में क्या होता है, सीधे से समझो, जब जैसे कोई किसी को असभ्य, घटिया या तकलीफ दे मैसेज भेज रहा है ना, उसको कहते हैं हम साइबर बुलिंग। जैसे कोई गंदी भाषा का प्रयोग करके मैसेज या वीडियो भेज रहा है, इमेज भेज रहा है, इनको क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। दूसरों को डराने धमकाने के लिए मैसेज किया जाना, है ना, गलत तरीके से मैसेज का प्रयोग करना। भारत सरकार द्वारा जो कवच एंटी बुलिंग ऐप है, वो साइबर बुलिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है, साइबर बुलिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। ये तो हो गया साइबर बुलिंग। अब आते हैं साइबर वॉरफेयर पे। देखो, साइबर वॉरफेयर क्या होता है, ये दो देशों के मध्य होता है।
क्या होता है, किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश का संवेदनशील डाटा जो है उसको चुरा लिया जाता है या नष्ट किया जाता है या उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है ना, उसी को बोलते हैं साइबर वॉरफेयर। इसमें क्या देखो इसका उदाहरण दिया हुआ है। 2021 में रूस के हैकर्स ने यूक्रेन देश के बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया। ये किसका उदाहरण है? साइबर वॉरफेयर का उदाहरण है। इसको हम देखते हैं। साइबर पोर्नोग्राफी में क्या होता है, जैसे अश्लील वेबसाइटें जो होती है ना इंटरनेट पर जो पोर्नोग्राफी संबंधी कंटेंट है, उसको किसमें शामिल किया जाता है? साइबर पोर्नोग्राफी में शामिल किया जाता है। भारत सरकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 है, इसके तहत इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। अब आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट पर। तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? इसमें यूजर की आईडी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी को चुराया जाता है, व्यक्तिगत पहचान को चुराया जाता है, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है? व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान, यूजर आईडी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी जो होती है ना, उसको चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कॉपी करना क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट है। तो अभी तक हम 5 चीज़ें देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में अवैध तरीके से घुसकर उसमें नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके उदाहरण क्या होते हैं? जैसे हो गया वायरस, हो गया स्पाईवेयर, हो गया रूट किट्स, हो गया, ये किसके? मालवेयर के उदाहरण हैं। फिर हमने देखा था साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में हमने देखा कि असली वो सॉरी धमकाने डराने के लिए मैसेज का प्रयोग करना, असभ्य भाषा का प्रयोग करना किसमें आता है? साइबर बुलिंग में आता है। फिर उसके बाद हमने देखा साइबर वॉरफेयर, एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के डाटा को जो है संवेदनशील डाटा को चुराना या नष्ट करना, साइबर वॉरफेयर। फिर हम चौथे नंबर पे आए थे साइबर पोर्नोग्राफी पर, और फिर हमने आइडेंटिटी थेफ्ट को देखा। अब हम देखते हैं सलामी हमले को। क्या होता है सलामी हमला? सलामी हमले में क्या होता है? बैंक कस्टमर के अकाउंट अकाउंट से, जो बैंक कस्टमर है ना, उसके अकाउंट से पैसे, गेट लगा दो, बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है। इसे ही सलामी अटैक कहा जाता है। तो सलामी अटैक में क्या होता है? बैंक से पैसे कट जाते हैं, सीधी सी बात ही समझो। इसे सलामी स्माइलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उपयोग खाते से छोटी राशि को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। छोटी राशि को, है ना, सलामी अटैक। 7वें नंबर पर है साइबर स्टॉकिंग। इसके द्वारा यूजर से चैट के दौरान जानकारियां, नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि प्राप्त कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। किसके द्वारा? साइबर स्टॉकिंग के द्वारा। तो उनकी जानकारी लेकर क्या किया जाता है? ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें साइबर स्टॉकिंग में। साइबर स्टॉकिंग को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी एवं 354 डी के तहत अपराध घोषित किया जाता है। किसके तहत? 354 सी एवं 354 डी के तहत अपराध घोषित किया जाता है, साइबर स्टॉकिंग के तहत। पायरेसी क्या है? मूल उत्पाद की कॉपी कर उसकी प्रतिलिपि कालाबाजारी के माध्यम से मार्केट में बेचना ही पायरेसी कहलाता है। देखो, जो मूल प्रोडक्ट होता है ना, उसकी कॉपी करके या प्रतिलिपि को कालाबाजारी के माध्यम से मार्केट में बेचने को ही पायरेसी कहा जाता है। लेकिन ये कौन सा मूल उत्पाद होगा जो इंटरनेट पर चल रहा है? स्पूफिंग पर आते हैं। स्पूफिंग स्पूफिंग में क्या होता है? जो अनऑथराइज्ड डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक स्पूफिंग कहलाती है। तो स्पूफिंग में क्या होता है? अनधिकृत डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना क्या होता है? एक्सेस करने की तकनीक है, जो इसको स्पूफिंग कहते हैं। जिस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं, उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूफर कहते हैं, स्पूफर कहते हैं, है ना। जैसे कॉलर आईडी स्पूफिंग होती है, ईमेल स्पूफिंग होती है, कंटेंट स्पूफिंग होती है। इसके किसके अंतर्गत आते हैं? स्पूफिंग के अंतर्गत आते हैं। 10वां है स्पैम। स्पैम क्या होता है? अनेक व्यक्तियों को अवैध और अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। अवैध अनेक व्यक्तियों को अवैध और अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। सामान्यतः एक प्रकार के विज्ञापन होते हैं। तो 10 चीजों को देख चुके हैं हम, है ना। दोबारा से एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा मालवेयर, जो क्या है? उन प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हमने साइबर बुलिंग देखा, जिसमें असभ्य, घटिया, तकलीफदेह और इमेज और वीडियो मैसेज ऐसे भेजे जाते हैं जो दूसरे को तंग करने के लिए होते हैं। क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। साइबर वॉरफेयर, एक देश के द्वारा दूसरे देश का डाटा चुरा लिया जाता है। साइबर पोर्नोग्राफी ऐसी वेबसाइट है जिसमें अश्लील कंटेंट शामिल होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी व्यक्ति की आईडी, पासवर्ड, यूजर, व्यक्तिगत जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। सलामी हमला, बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट जाना या निकाल लेना, कैसे? अवैध तरीके से।
साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? चैट के दौरान जानकारी प्राप्त कर लेना, उन्हें ब्लैकमेल करना साइबर स्टॉकिंग है। पायरेसी मूल उत्पाद की कॉपी को कालाबाजारी के माध्यम से मार्केट में बेचना। स्पूफिंग क्या होता है? अनाधिकृत डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना क्या करना? एक्सेस करना स्पूफिंग कहलाता है। हमने देखा कि स्पूफिंग करने वाला स्पूफर कहलाता है। और फिर 10वें नंबर पे हमने देखा था स्पैम। क्या होता है इसमें? अवांछित ईमेल ही स्पैम कहलाते हैं, ये देखा हमने सीधा सा। अब एडवेयर पे आते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, वो एडवेयर कहलाता है। क्या होता है? देखा होगा आपने कभी कभी मोबाइल चलाते चलाते अचानक से ऐड आ जाता है जो आप नहीं चाहते थे, वो अनचाहा ऐड कहलाता है ना? उसी को कहते हैं एडवेयर। क्या कहते हैं? एडवेयर। रूट किट्स की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूट किट्स कहलाता है। किस लेवल पर? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना ही रूट किट्स कहलाता है। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी व्यक्ति को नहीं होती है। फिशिंग की बात करें, फिशिंग क्या होता है? इसमें इंटरनेट पर यूजर के नाम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को धोखे से पाने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। तो देखो हमने आइडेंटिटी थेफ्ट भी देखा था, आइडेंटिटी थेफ्ट में भी यही होता है, लेकिन उसमें धोखे से नहीं प्राप्त करते, उसमें चुराते हैं। और इसमें क्या कहलाते हैं? धोखे से पाने का प्रयास जो है वो फिशिंग कहलाता है। फ्लेम की बात करते हैं तो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को लिखे गए अपमानजनक शब्द फ्लेम कहलाते हैं। जब इंटरनेट के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द लिखते हो तो वो फ्लेम कहलाते हैं। हैकिंग क्या होती है? किसी नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। किसी नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया ही हैकिंग कहलाती है। हैकिंग आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए की जाती है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो हैकिंग का कार्य करता है उसे हैकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैकर कहा जाता है। अब हम आते हैं क्रैकिंग पे। हैकिंग हमने देख लिया, आते हैं क्रैकिंग पे। किसी की इजाजत के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर कंप्यूटर से डाटा चुराना क्रैकिंग कहलाता है। किसी की इजाजत के बगैर क्या करना? कंप्यूटर से डाटा को चुराना क्या कहलाता है? क्रैकिंग कहलाता है। इसे अंजाम देने वाला व्यक्ति क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर कहलाता है। तो जो क्रैकिंग करता है ना उसको क्रैकर भी कहते हैं, साथ ही ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करता है। तो जो क्रैकर होता है ना, डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करता है। कुकीज की बात करें तो कुकीज जो है यूजर की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखता है। कुकीज जो है यूजर की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखता है। ये बहुत खतरनाक चीज है। क्या होता है? जैसे आप गूगल पे या क्रोम पे या किसी भी जगह कहीं कुछ भी सर्च करते हो ना, और अगर वो कुकीज में शामिल हो रहा है ना, तो आप उसको डिलीट भी कर देंगे तब भी वो देख, जो कुकीज है ना वो देख सकेगा आपके जो भी आपने सर्च किया है उस पर। ये बहुत खतरनाक चीज है। डाटा डिडलिंग कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेर फेर करना डाटा डिडलिंग कहलाता है। तो जो आपके सिस्टम में डाटा है उसमें हेर फेर करना ही डाटा डिडलिंग है। मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी हैं और उन सभी कर्मचारियों का डाटा उस कंप्यूटर में स्टोर है। अब इस डाटा को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हेर फेर कर दिया जाता है आने जाने के समय में या ज्वाइनिंग में, वेतन में, कोई सा भी हो सकता है, उसे ही हम डाटा डिडलिंग कहते हैं। अब आते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस पे। यह हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक होता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होती है? हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक है डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम में ट्रैफिक क्रिएट करके उसे बाधित कर दिया जाता है और जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता है। तो हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक जो होता है वो डिनाइल ऑफ सर्विस कहलाता है। अब हम एक एक करके इनको विस्तार से देखते हैं। मालवेयर को सबसे पहले विस्तार से देखते हैं। अभी तो हमने इनकी परिभाषाएं देखी, साधारण सा देखा। देखो मालवेयर उन प्रोग्रामों का समूह है जिनका कार्य कंप्यूटर सिस्टम को क्या है? नुकसान पहुंचाना होता है। इसमें वायरस, वॉर, मिसफाइवेयर, रूट के शॉर्ट, ट्रोजन और मालवेयर के उदाहरण हैं। ये तो थे मालवेयर प्रोग्राम। ये जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये सारे के सारे इसकी घेर के बने हुए हैं ना, ये सब क्या है? मालवेयर प्रोग्राम है। मॉलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने का कारण क्या होता है? तो मॉलिशियस जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर में एक तो स्पैम मेल से, गलत फाइल की अपलोड करने से और गलत वेबसाइट खोलने से ऐसा हो सकता है। उपाय क्या है मॉलवेयर से बचने के? तो किसी भी प्रकार के फर्जी ईमेल अटैचमेंट को ओपन ना करें, एक तो ये उपाय है। दूसरा, किसी भी प्रकार की डाउनलोडिंग हमेशा कानूनी वेबसाइट से ही करें।
और पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करने चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में लाइसेंस वाला एंटीवायरस डाल कर रखें, लाइसेंस वाला एंटीवायरस, तो इससे क्या होगा, आप मालवेयर से बच पाएंगे। प्रमुख मालवेयर प्रोग्रामों को देखते हैं। देखो अभी हम क्या देख रहे थे, साइबर सिक्योरिटी पर जो अटैक होते हैं ना, जिनसे नुकसान है साइबर सुरक्षा को, उनको देख रहे थे सभी प्रोग्रामों को। अब हम देख रहे हैं मालवेयर को। तो मालवेयर के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं ना, उनको एक एक करके देखने वाले हैं। पहला जो प्रोग्राम है वो है वायरस। क्या है वायरस? यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डाटा को खराब या नष्ट करने का कार्य करता है। ये मोबाइल में भी होता है। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है, जिसे आपको याद रखना है। ये इसका पूरा फुल फॉर्म जो है ना, वो आपको याद होना चाहिए। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसको एक दो बार बोल लें आप मेरे साथ, तो आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रूट किट्स की, जिसे अभी हमने देखा है। एडमिनिस्ट्रेटेड अच्छा, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, तो आप सोच रहे होगे वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। इसकी वजह यही है कि स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। और ऐसा भी नहीं है कि अब ये सोच लें कि चलो 1 हफ्ते वीडियो नहीं बनाते हैं तो चल जाएगा, है ना। मेरा तो काम चल जाएगा, लेकिन आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो, तो सोच रहे हैं चलो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करें, है ना। मैं भी एडजस्ट करता हूँ, इतना तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि मैं अगर इस लेवल पे आके भी आपको वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, आपको वीडियो मिल जाए, है ना। जरूरी नहीं है कि ये बुक हर जगह उपलब्ध हो। कहीं गाँव में बैठे जो बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये बुक मिल जाए। तो कम से कम वीडियो के माध्यम से अगर कंटेंट पहुँच पा रहा है और अगर वो पढ़ पा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? यही तो टेक्नोलॉजी है, यही तो सोशल मीडिया का सही उपयोग है। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पढ़े लिखे होने का, शिक्षित होने का अर्थ है। और अगर हम ये सोचें कि नहीं यार चलो ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, अगर मैं ऐसा करता और मैं ये सोचूं कि कोई भी सीरीज शुरू करूं और फिर उसको बीच में ही छोड़ दूं और रहने तो दो, हो जाएगा बच्चे कर लेंगे, तो फिर ये तो बहुत गलत बात है आप लोगों के साथ। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है तो कंप्रोमाइज कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से इसको ठीक कर लूँ, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा लगे और मैं भी अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। हाँ, तो कहाँ थे? रूट किट्स क्या है? देखो अभी देखा था हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जब कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया जाता है तो उसी को कहते हैं रूट किट्स। वॉर्म क्या होते हैं? अपनी खुद कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मॉलवेयर प्रोग्राम है वॉर्म। क्या है वॉर्म? यह कंप्यूटर की मेमोरी को भरता है और उसकी स्पीड को धीमा कर देता है। इसके उदाहरण में मॉरिस, आई लव और बैगल है। देखो क्या है वॉर्म में, सीधा सा आपको याद रखना है, जो अपनी कॉपी बनाएगा ना, तो सीधी सी बात है कि वो मेमोरी को तो भरेगा ही भरेगा ना। स्पाईवेयर, यह मॉलवेयर प्रोग्राम यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए हैकर द्वारा कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो बहुत ही चर्चा में रहा है अभी, पेगासस, पूल वेब सर्च और जेंगो, यह भी स्पाईवेयर का उदाहरण है। रेमंसवेयर, यह भी बहुत खतरनाक चीज है। यह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है। क्या कर देता है? लॉक कर देता है। उन्हें अनलॉक करने के लिए बदले में पैसों की फिरौती मांगता है। इसे ही रेमंसवेयर कहते हैं। इसमें देखो, रेमंसवेयर में आपको याद रखना है कि फाइल को लॉक किया जा रहा है और उसके बदले में फिरौती मांगी जा रही है। इसके उदाहरण में रेमंसवेयर में वन्ना कैराई, पेट्या, बैड रैबिट और लॉकी। की लॉगर, यह मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम है जिसे यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। यह कंप्यूटर में दबाए गए की पर निगरानी रखता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। क्या होता है? अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में की लॉगर इंस्टॉल है, इंस्टॉल कर दिया है किसी ने, तो आप जो भी काम करेंगे कंप्यूटर में, वो क्या होगा, रिकॉर्ड होता जाएगा। मतलब उसकी जो जो की का प्रयोग कर रहे हो आप, तो वो रिकॉर्ड होता जाएगा। ऐसा मोबाइल में भी हो जाता है, तो ये खतरनाक चीज है, इसका आपको ध्यान रखना है। एडवेयर की बात करते हैं। एडवेयर को हम पहले ही देख चुके हैं। अनचाहे जो विज्ञापन होते हैं ना, उनको दिखाया जाना ही एडवेयर है। बोट नेट्स, बोट नेट्स की बात करें, बोट नेट्स इंटरनेट से जुड़े कई डिवाइस का एक नेटवर्क होता है जो हैकर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो बोट नेट क्या है? इंटरनेट पर जुड़े कई डिवाइसों का नेटवर्क है। ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? हैकर के द्वारा। इसका इस्तेमाल लॉगिन आईडी और पासवर्ड को चुराने, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विस DOoS अटैक के लिए किया जाता है।
स्केयरवेयर की बात करते हैं। यह मालवेयर प्रोग्राम जिनके द्वारा यूजर को फ्री एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए लालच दिया जाता है। इसे डाउनलोड करते ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। क्या है? स्केयरवेयर। बैकडोर की बात करें तो ये मालवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत कार्य करते हैं, बैकडोर। और ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं, साथ ही किसी भी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेते हैं। इसे हाइड मालवेयर प्रोग्राम कहते हैं। जियोस जीरो एक्सेस रूट किट इसका उदाहरण है। किसका? ट्रोजन हॉर्स का। कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं अब हम। तो ये क्या है? पहली तो बात ये है कि ये मॉलवेयर का ही हिस्सा है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डाटा को क्या करते हैं? खराब करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये आपको याद रखना है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका जो फुल फॉर्म है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रेड कोहेन ने किया था। तो यह भी आपको याद रखना है कि वायरस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया है? फ्रेड कोहेन ने इसका प्रयोग किया है। देखो ये महत्वपूर्ण बात समझो, जो सभी वायरस हैं वो मालवेयर हैं। जो सभी वायरस हैं वो मालवेयर हैं, लेकिन जो सभी मालवेयर हैं वो वायरस नहीं है, क्योंकि मालवेयर के अलग अलग प्रकार और भी होते हैं। वायरस के प्रकार देखें तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये सभी वायरस के प्रकार हैं। हम इनको सीधे विस्तार से देखते हैं और एक एक करके उनका नाम भी देखते जाएंगे। पहला जो है बूट सेक्टर वायरस। कौन सा है? बूट सेक्टर वायरस। ये कैसे क्या होते हैं? ये फ्लॉपी डिस्क में बूट रिकॉर्डिंग को संक्रमित करते हैं। जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क होती है ना, उसके में बूट रिकॉर्डिंग जो होती है ना, रिकॉर्ड जो होता है, उसको संक्रमित करते हैं। ये वायरस ओवरराइट करके यह बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम को बदल देते हैं। डिस्क किलर, स्टोनेड वायरस, एल्क क्लोनर और ब्रेन जो है वो इसके उदाहरण है। ये नाम जो है ना, उदाहरण जो है, इनको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस नहीं है। प्रोग्राम वायरस की बात करें, यह प्रोग्राम फाइल जैसे exe, win और .com आदि एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल को संक्रमित करते हैं। प्रोग्राम वायरस, यह वायरस अपनी कॉपी बना सकता है और फाइल को संक्रमित कर मेमोरी को एक्टिव हो जाता है। इसमें कौन सा आता है? कैस्केड और संडे जो है वो इसका उदाहरण है। कैस्केड और संडे यह भी वायरस है। ब्राउज हैकर्स वायरस की बात करें तो ब्राउजर हैकर्स वायरस, यह वायरस वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है, जिसमें यह विभिन्न फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचता है। क्या करता है? यह वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है और यह विभिन्न फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचता है। स्वीट पेज और आस्क टूल बार जो है ना, वो इसका उदाहरण है। किसका? ब्राउजर हाईजैकर वायरस का उदाहरण है। मैक्रो वायरस की बात करें, किसकी? मैक्रो वायरस की, तो यह वायरस किसी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित करता है। क्या करते हैं? ये डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित करते हैं। यह वायरस स्वयं को डॉक्यूमेंट से जोड़े रहता है। यदि डॉक्यूमेंट दूसरे कंप्यूटर में खोले जाते हैं तो उन कंप्यूटर में भी ये संक्रमण फैल जाता है। वर्ड कॉन्सेप्ट और DMW जो है वो इसका उदाहरण है। रेजिडेंट वायरस की बात करें तो यह वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में जा बैठता है, कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष फंक्शन किए जाने वाले पर सक्रिय हो जाता है। CMJ, मेव और रेंडेक्स जो है वो रेजिडेंट वायरस के उदाहरण है। पॉलीफॉर्मिक वायरस की बात करें, यह वायरस अपने कोड को अलग अलग तरीके से इनक्रिप्ट करता है। यह कंप्यूटर में हर फाइल को अलग अलग संक्रमित करता है, इसको पहचानना मुश्किल होता है। फोनिक्स, स्टूमुलेट, इनवॉलेंट्री और एलकेम जो है इसके उदाहरण हैं। नेटवर्क वायरस की बात करें, इस प्रकार का वायरस स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र लैन और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। SQL, स्लैमर और निम्डा जो है वो इसका उदाहरण है। निम्डा। डायरेक्टरी वायरस की बात करें, यह वायरस फाइल का पाथ बदल देते हैं। डायरेक्टरी वायरस से संक्रमित होने पर मूल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पता लगाना मुश्किल होता है। DIR2 वायरस जो है वो इसका उदाहरण है। वायरस फैलने के कारण क्या होते हैं? तो संक्रमित पेन ड्राइव का प्रयोग, संक्रमित CD ड्राइव, DVD ड्राइव का प्रयोग, ऑनलाइन गेमिंग, ईमेल, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के उपयोग से कंप्यूटर में वायरस फैलते हैं। साथ ही इसके प्रभाव क्या होते हैं? जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, ब्राउजर सेटिंग में बदलाव हो जाते हैं, कंप्यूटर का हैंग होना,
अजीब से आइकॉन का बनना और पॉपअप विंडो का खुलना इसका उदाहरण है। साथ ही समाचार पन्नों से देखें तो IBM द्वारा बेंगलुरु में भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। किसके द्वारा? IBM के द्वारा। प्रमुख वायरस और उनका निर्माण वर्ष देखें तो जो विश्व का पहला प्रथम वायरस है वो है क्रीपर। कौन सा है? विश्व का प्रथम वायरस है क्रीपर। 1971 में इसकी स्थापना हुई और 1971 में इसे निर्मित किया गया। नेटवर्क पर फैलने वाला पहला वायरस है, प्रथम वायरस है ये क्रीपर। कौन सा? क्रीपर। एल्क क्लोनर। एल्क क्लोनर जो है कौन सा? एल्क क्लोनर पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम वायरस है। तो एल्क क्लोनर 1982। देखो ये पूछा जाए कि प्रथम वायरस कौन सा है तो क्रीपर। पर्सनल कंप्यूटर पर फैलने वाला प्रथम वायरस तो एल्क क्लोनर होगा। ब्रेन भी एक वायरस है। कॉपी प्रोटेक्शन के रूप में डिजाइन वायरस पाकिस्तान में निर्मित पहला बूट सेक्टर वायरस है। तो ये कैसा है? पहला बूट सेक्टर वायरस है। अगर पूछा जाए कि पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है तो ब्रेन है। कब बना? 1986 में बना है। जेरूसलम वायरस की बात करें तो जेरूसलम यह वायरस केवल शुक्रवार को ही फैलता है। कब फैलता है? शुक्रवार को ही। 1987 में बना। और जो कोलंबस है, कोलंबस वायरस को डेटा क्राइम तथा 13 अक्टूबर के नाम से जाना जाता है। यह फाइलों को संक्रमित कर हार्ड डिस्क के डेटा को नष्ट कर देता है। हैप्पी बर्थडे जोशी 1990 में यह भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस था। हैप्पी बर्थडे जोशी। माइकल एंजेलो की बात करें तो इसे 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है और 1991 में ये निर्मित हुआ है। डिशवॉशर, तो डिशवॉशर इसे डिश वॉशर विथ लव वायरस के नाम से भी जाना जाता है और 1993 में इसका निर्माण हुआ है। आई लव यू वायरस जो है 2000 में बना, निर्मित हुआ। कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस है आई लव यू। कोड रेड 2001, ब्लास्टर 2002, पेटिया रेमनसवेयर 2017। एक कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती मांगता है। पेटिया रेमनसवेयर। वंदे मातरम, सॉरी वो जोश में आ गए थे, वंदे मातरम देख के। वंदे मातरम भारत में निर्मित वायरस है। और मैक मैक जो है यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता है। मैक मैक। आई लव यू वायरस जो है वो कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस है और ये सिर्फ कंप्यूटर को ही प्रभावित नहीं करता है, आपके दिलो दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। एंटीवायरस क्या होते हैं? कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस क्या होते हैं? वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और एंटीवायरस प्रोग्राम का नुकसान यह है कि यह केवल उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए ये बनाया गया है। तो ऐसे अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग एंटीवायरस डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो ये तो दिक्कत है। प्रचलित एंटीवायरस में एवीजी, अवास्ट, जी डाटा, मैकफी मैकफी नॉट्रॉन, क्विक हेल, अवीरा, बुलगार्ड, एफ सिक्योरा, पांडा, नेट प्रोटेक्टर, ट्रेंड माइक्रो, ये इसके प्रमुख उदाहरण थे। देखो समाचार पन्नों से देख लेते हैं पहले तो। क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हर्मिट नामक एक नया स्पाईवेयर की खोज कजाकिस्तान में अप्रैल 2022 में की थी। तो हर्मिट नामक एक क्या है? स्पाईवेयर है। और इसकी खोज कहाँ की गई है? क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने कहाँ की है? कजाकिस्तान में की है। कंप्यूटर सुरक्षा के कुछ उपाय हैं, जैसे पासवर्ड लगा सकते हो आप, जैसे पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हो, एंटीवायरस का प्रयोग कर सकते हो, फायरवॉल का प्रयोग कर सकते हो, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, पैच, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक, कैप्चा, प्रॉक्सी सर्वर, स्मार्ट डॉग, प्लाडियम और क्रोजर जो है वो इसके उदाहरण है। कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय हैं ये, इनको विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले पासवर्ड की बात करते हैं। किसी कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिग पासवर्ड, जिसमें अल्फाबेट और नंबर शामिल होते हैं। अल्फाबेट और नंबर शामिल होते हैं, इसे आसानी से याद किया जाता है, जैसे नाम, जन्म दिवस, फोन नंबर आदि। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अल्फाबेट होता है, नंबर होता है और स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल संकेतों का कॉम्बिनेशन होते हैं तथा जिसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। एंटीवायरस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरे से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम का नुकसान यह है कि यह केवल उन वायरस को खोज सकता है जिनके लिए इन्हें बनाया गया है। प्रमुख एंटीवायरस नॉर्ट्रॉन, नेट प्रोटेक्टर और मैकफी है। फायरवॉल की बात करें,
कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच है फायरवॉल। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का एक तरीका है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की रक्षा करता है। यह कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। यह पैकेट फिल्टर के रूप में कार्य करता है और इसे कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। किसको? फायरवॉल को। इससे क्वेश्चन पिछली वर्ष आया था। बायोमेट्रिक की बात करें तो किसी व्यक्ति की पहचान के लिए करने के लिए बायोलॉजिकल डाटा जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आवाज हो गया, आंखों की रेटिना, नसों के इंप्रेशन आदि का उपयोग किया जाता है। इसको बायोमेट्रिक कहते हैं। कैप्चा की बात करें, इसका पूरा नाम होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। कैप्चा इसे कहते हैं। इसका उपयोग वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। कैप्चा इसलिए डालना पड़ता है ताकि इससे ये तय हो जाए कि कंप्यूटर पर जो कार्य कर रहा है वो कोई इंसान ही है, कोई रोबोट कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि रोबोट कैप्चा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एन्क्रिप्शन क्या होता है? मूल संदेश को कूट भाषा में बदलने की प्रक्रिया एन्क्रिप्शन कहलाती है। इसमें मूल संदेश को सामान्यतः टेक्स्ट और गुप्त कोड में सिफर किया जाता है, इसलिए भेजने वाले या सेंडर की तरफ होता है। जैसे जब कोई डाटा भेजा गया, बाबू खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू खाना खाया, तो ये इनकरप्टेड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इनकरप्टेड के बाद उसकी पहचान नहीं रहती, मतलब पता नहीं कर सकते हो। लेकिन इसको पता करने के लिए कि क्या भेजा गया था, उसके लिए क्या है? डिक्रिप्शन होता है। तो इनक्रिप्टेड टू डिक्रिप्टेड ऐसा होता है किसमें? व्हाट्सएप में हर जगह होता है। कूट भाषा को मूल संदेश में बदलने की प्रक्रिया डिक्रिप्शन कहलाती है। फिर सिफर टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया है। प्राप्त करने वाला या रिसीवर की तरफ होता है ना। तो जो इनक्रिप्शन होता है वो सेंडर की तरफ होता है, और जो डिक्रिप्शन होता है वो रिसीवर की तरफ होता है। इधर देखो, ये कूट भाषा है, इसको डिक्रिप्शन करेंगे ना तो क्या होगा? वही नॉर्मल भाषा में आ जाएगा, बाबू ने खाना खाया। क्रिप्टोग्राफी की बात करें, चलो जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट करो, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों को एक साथ उपयोग करना ही क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। जैसे बाबू ने खाना खाया, बाबू खाना खाया, इसको इनक्रिप्शन किया गया तो क्या हुआ कि एक कोड में बदल गया, और उसको फिर डिक्रिप्शन किया गया तो वो वापस से नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया। पैच क्या होता है? किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा समय समय पर जारी किए गए छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो पैच कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर में जो मौजूद कमियां हैं ना, उनके दूर करने के लिए जो कंपनियों द्वारा समय समय पर जारी किए गए छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वो पैच होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जिसका आप अभी प्रयोग कर रहे होंगे, है ना, या शायद या अभी शुरू नहीं किया होगा आपने, लेकिन ये हर जगह होने लगा है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर हाथों से किए गए सिग्नेचर की तरह होता है, किंतु यह अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित है। डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने के को सुनिश्चित करता है। प्रॉक्सी सर्वर की बात करें तो प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है इसे। यह यूजर के एवं सर्वर के मध्य फिल्टर का कार्य करता है। यह नेटवर्क के सही एड्रेस को छिपाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले सभी संदेशों की जांच करता है। स्मार्ट डॉग सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो स्मार्ट डॉग का प्रयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर वायरस को खत्म करने। प्लाडियम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार के लिए विकसित प्रणाली जिसके तहत डाटा सुरक्षा और बौद्धिक संपदा से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है प्लाडियम के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाडियम। किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। क्रोजर बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रोग्रामों से बचने के लिए कंप्यूटर में क्रोजर नामक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। इस सॉफ्टवेयर से भी प्रोग्राम इंटरनेट पर नहीं दिखाई देंगे और बच्चे भी इस प्रोग्राम से दूर रहेंगे। ये बहुत शानदार चीज है क्रोजर, इसको आप अपने सिस्टम में जरूर इंस्टॉल करें। अब हम आते हैं हैकर के प्रकार पे। सीधे हैकर के प्रकार पे आ गए हैं। पेज नंबर ये कौन सा? 128, ये कौन सा? 129। सही जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हैकर 5 प्रकार। देखो, हैकर की परिभाषा तो ऊपर देख ही ली है ना, तो यहाँ पे प्रकार देखने हैं कि हैकर के 6 प्रकार। व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, ब्लू हैट, ग्रीन हैट और रेड हैट हैकर्स देखना है। सबसे पहले व्हाइट की बात करते हैं। देखो, इन्हें क्या है? एथिकल हैकर कहा जाता है। इनका प्रयोग नेटवर्क की कमजोरियों को पता लगाने
इन्हें सरकार या किसी संस्था के द्वारा रखा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले हैकर अच्छे कार्य के लिए हैकिंग करते हैं। क्या करते हैं? अच्छे कार्य के लिए हैकिंग करते हैं, इसलिए इनको एथिकल हैकर कहा जाता है। ब्लैक हैट हैकर की बात करें, इन्हें क्रेकर भी कहा जाता है। ब्लैक हैट जो हैकर होते हैं इनको क्रेकर भी कहा जाता है, और क्रेकर की परिभाषा आपने देख ली है। इस श्रेणी में आने वाले हैकर्स गैर कानूनी कार्य करते हैं। नेटवर्क सुरक्षा पद्धति में अनाधिकृत अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर अवैध कार्य करते हैं, या आर्थिक लाभ या अपराध के लिए ऐसा करते हैं। ग्रे हैट हैकर की बात करें, इस श्रेणी के हैकर ब्लैक और व्हाइट हैकर का मिश्रण होते हैं। यह अच्छा काम और कभी-कभी गैर कानूनी कार्य भी करते हैं। ग्रे हैट हैकर, तो ये क्या करते हैं? ब्लैक हैट और व्हाइट हैट हैकर दोनों का मिश्रण होते हैं ग्रे हैट हैकर। ब्लू हैट हैकर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में उपयोग से पहले उसकी कमियों को उजागर कर सही करने वाले ब्लू हैट हैकर कहलाते हैं। यह अक्सर फ्रीलांसर होते हैं जो किसी संस्था के लिए कार्य नहीं करते हैं, ब्लू हैट हैकर। ग्रीन हैट हैकर की बात करें, इन्हें प्री हैकर कहा जाता है। ऐसे हैकर जो अभी हैकिंग सीख रहे हैं उनको ग्रीन हैट हैकर कहते हैं। रेड हैट हैकर्स, इसका उद्देश्य व्हाइट हैट हैकर्स का सामना के समान ही होता है। इनका कार्य करने का तरीका आक्रामक होता है। यह पूरी तरह से ब्लैक हैट हैकर को गिराने के में विश्वास रखते हैं। कौन? रेड हैट हैकर्स। अब हम आते हैं कुछ अन्य शब्दावली को समझना है हमें। एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है? कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है। इन विशिष्ट एप्लीकेशनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट सेवाएं आदि शामिल हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एप्लीकेशन गेटवे कहते हैं। टाइम बम, वो वाला टाइम बम नहीं है। यह सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो किसी विशेष समय, घटना या तारीख को सक्रिय होता है। टाइम बम। लॉजिक बम क्या होता है? यह एक कोड होता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है। लॉजिक बम कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला गया एक कोड होता है जो कि अनुकूल परिस्थितियों के मिलते ही हानिकारक रूप से सक्रिय हो जाता है। इवेज ड्रॉपिंग क्या होती है? इसमें अटैकर भेजे जाने वाले संदेश की निगरानी करता है। और छद्मवेश में क्या होता है? इसमें अटैकर वैलिड यूजर को होने का नाटक करता है और अवैध रूप से विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है वो लागू हुआ है 17 अक्टूबर 2000 को। इसमें कुल 94 धाराएं हैं, कुल 17 अध्याय हैं, साथ ही 4 अनुसूचियां हैं। इसको हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पहली बार 2008 में संशोधन किया गया, और इसके जो नियम हैं, दिशा निर्देश हैं, वो 2011 और 2018 में जारी किए गए हैं। आईटी अधिनियम 2008 में संशोधन कर धारा 66 को जोड़ा गया था और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में से हटा दिया गया है। जो 66A धारा है ना, उसको रद्द कर दिया गया है। साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख धाराओं को देखें तो धारा 3 जो है, धारा 3 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता से संबंधित है। धारा 48 साइबर अपील अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है। धारा 65 कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़। धारा 66A इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से संबंधित है। धारा 66B कंप्यूटर संसाधनों की चोरी करने से संबंधित प्रावधान है। धारा 66C में पहचान चोरी करने पर दंड प्रावधान। धारा 66D कंप्यूटर को प्रयोग करके छल करने का पर दंड का प्रावधान है। धारा 66E एकांतता भंग करने पर दंड का प्रावधान है, और धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 67 जो है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, और ऐसा करना भी नहीं है इंटरनेट पर, नहीं तो आपको दंडित किया जा सकता है। कामुकता व्यक्त करने के लिए सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान 67A में है, और 67B जो है बच्चों को अश्लील अवस्था वाली और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण करने से। ये आपको याद रखने हैं। साइबर अपराधों को रोकने के लिए और जो संचालित करने के लिए सम्मेलन अभियान चलाए जा रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो एक तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है ही, है ना। दूसरा बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है, इसको आपको याद रखना है। कौन सा? बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 2001 में हस्ताक्षर कर 2004 में लागू किया गया। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 2001 में हस्ताक्षर कर 2004 में लागू किया गया है। तो याद रखना है, बुडापेस्ट कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ है, और हस्ताक्षर कब हुई इस पर? 2001 में हुए। अगर पूछा जाए कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो साइबर क्राइम से संबंधित है।
भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन जिसे कहते हैं, हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना जो है 2004 में की गई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो पूछा जा सकता है सर्ट इन किससे संबंधित है? हैकिंग और फिशिंग से खतरों के निपटने के लिए नोडल एजेंसी है ये, और इसकी स्थापना 2004 में हुई है और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है 2020 से गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है 2018 में साइबर सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। ये फैक्ट टाइप में आ रहे हैं, कैसे याद रहेंगे? इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है ना? तो एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। या तो पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, किताब से रिवीजन कीजिए, या फिर क्या कीजिए, आप वीडियो से रिवीजन कीजिए। अगर आपका मन पीडीएफ किताब पढ़ने में नहीं लग रहा है तो आप वीडियो देख सकते हो। पहली बार में आप नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो, दूसरी बार में स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को देख सकते हो। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जो है नागरिकों को ऑनलाइन साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट जो है आर्मी के द्वारा 2020 को जारी सुरक्षा संबंधी मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन है साई। साइबर सुरक्षा नीति जो है वो 2013 में लाई गई थी और उसके बाद फिर 2020 में लाई गई है। ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है ये 2020 में लाया गया, सॉरी 2022 में लाया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा, इतना ही याद रखना है। COCON जो है केरल सरकार द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा और हैकिंग के लिए वार्षिक सम्मेलन है कूकॉन। साइबर सुरक्षित भारत पहल जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च की गई थी। साइबर सुरक्षित भारत पहल, इसका उद्देश्य भारत में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम के तहत 3 स्तंभ है: जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य। साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन जिसे COCON के नाम से जाना जाता है, वह 4 से 7 अक्टूबर 2023 को कोची में आयोजित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में साइबर अपराध से संबंधित जो प्रावधान है एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो आईपीसी की धारा 420 फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड, आईपीसी की धारा 463 फर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का इस्तेमाल और आईपीसी की धारा 499 ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था। भारत OS एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के एक भारत सरकार द्वारा वित्त घोषित प्रोजेक्ट है। साइबर अपराध के प्रकारों की बात करें तो आर्थिक अपराध होते हैं जिसमें सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग और पायरेसी और स्पूफिंग आते हैं, जबकि सामाजिक अपराध में साइबर बुलिंग, साइबर वॉरफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, फ्लेम आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं। तकनीकी अपराध में स्पैम, कुकीज, डाटा डिडलिंग, बग, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस और रूट किट्स शामिल होते हैं। एग्जाम हेल्प की बात करें, एनक्रिप्शन क्या है? एनक्रिप्शन देखें, एनक्रिप्शन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत डेटा को पहचानने योग्य एवं इनक्रिप्टेड रूप में बदला जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, सिमेट्रिक एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफिक में निर्देशों का एक सेट है जो डेटा को इनक्रिप्ट एवं डिक्रिप्ट करने की कुंजी का उपयोग करता है। ब्लोफिश और टूफिश इसके उदाहरण हैं। ब्लोफिश क्या होता है? यह सम्मित उपकरण संदेशों को 64 बिट ब्लॉकों में बांटता है और उन्हें व्यक्तिगत, इससे क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए है ना, ये इतने अंदर से नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना, इसको छोड़ देते हैं। देखो विगत वर्षों में जहां से क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, नॉन रेप्यूडिएशन, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। ये साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु है। साइबर सुरक्षा एक फायरवॉल का उद्देश्य है एक नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। ये 2023 में आया है MPPSC में। साइबर सुरक्षा की विशेषता है तो अनुपालन, आंतरिक खतरे से प्रतिरक्षा और खतरे की रोकथाम। ये क्या है इसकी विशेषताएं साइबर सुरक्षा की? पेगासस स्पाईवेयर इजराइल के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है जिसे क्यू सूट के नाम से जाना जाता है। ये BPPSC 2022 में पूछा गया है, जिसे क्यू सूट के नाम से जाना जाता है। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूल इकाई है। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर की गणना क्यूबिट में करते हैं। किस में करते हैं? क्यूबिट में करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में की गणना जो है वो क्यूबिट में करते हैं। ये IS 2022 में पूछा गया है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। ब्लॉकचेन में एक ऐसी तकनीक है जिसे
बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। IAS 2020 में पूछा गया था। वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर से क्या करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड कंप्यूटर से सुरक्षा करते हैं। किससे? पासवर्ड चोरी से, ट्रोजन प्रोग्राम से और साथ ही स्पाईवेयर से। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया हो, स्पूफिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये तो था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसके अगला टॉपिक देखेंगे, लेकिन जो इसके एमसीक्यू हैं, पूरी बुक के जो एमसीक्यू उसके लिए अलग से सीरीज आएगी। कोशिश करेंगे 2 वीडियो में ही पूरे एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए जाएं। पूरे के पूरे 10 टॉपिक हैं जितने भी, उनके सभी के। तो निश्चिंत रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।